आज अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन बड़ा डिफिकल्ट स्टूडेंट फील करते हैं इस चैप्टर के अंदर और डिफिकल्टी फेस करते हैं, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन टॉपिक्स पे आपको बताने जा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन में ओवरऑल क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर क्लास 11th में सबसे पहली बार आता है और उसके बाद ये हर एक जगह किसी भी लेवल पे आप जाएंगे तो इससे रूबरू होना पड़ेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर हो, बीकॉम के अंदर हो, और 11th में तो है ही है। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या सीखेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन डेप्रिसिएशन का कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इस पे कि नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देन डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड क्या क्या होता है, वो चीज देखेंगे। नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। दैट हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट हमने चार्ज किया, कैलकुलेट किया, उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे होगी। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि अगर आप मेथड चेंज करते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब अगर कोई बिजनेस एक मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, चाहे वो लीगल कंप्लायंस करना हो या गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज हो या और भी कोई वजह हो, जिसकी वजह से वो अगर मेथड चेंज करता है, तो उस चेंज मेथड्स के अकॉर्डिंगली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस हैं उसको कैसे कंप्लायंस करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन अगर सिंपल वे में कहें तो लॉस ऑफ एसेट्स। लॉस ऑफ एसेट्स किस किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। हम जब एसेट्स को यूज करते हैं, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, तो उसको यूज करने से उसके कुछ पार्ट्स जरूर लॉस होते होंगे। जैसे सपोज करो कि एक मशीन है और उस मशीन का लाइफ 10 साल का है, इसका मतलब है कि उस मशीन का कुछ पार्ट एक साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में और 10वें साल आते आते उस मशीन के पूरे के पूरे हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली यूज कर लिया। तो हर एक साल कुछ न कुछ पोर्शंस उसका क्या होता होगा, खत्म होता होगा, उसकी वैल्यू क्या होती होगी, कम हो जाती होगी। तो जितनी वैल्यू कम हो रही है उस वैल्यू को हमने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, और जब हम यूज कर लिए तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और इसको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द लाइफ और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो जितने साल तक वो एसेट्स हमारे साथ रहेगा उतने साल में उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे चार्ज करते चले जाएंगे। अब एक कॉज, अगर सेकंड हेडिंग्स की बात करें कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या कॉज होता है। एक कॉज तो साफ साफ दिख रहा है कि हम एसेट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यूज करते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी जो डेप्रिसिएबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमारा है वो ऑब्सोलेट हो जाता है, खराब हो जाता है, टेक्निकली फॉल्ट आ जाते हैं उसमें, वो यूज लायक नहीं रह जाता है। तो ये भी एक वजह है लॉस होने का, और दैट इज ट्रीटेड एज अ डेप्रिसिएशन। तो वो भी एक कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा बन जाता है। एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, सपोज करो लाइफ 4 साल था लेकिन 3 साल में ही वो खत्म हो गया, तो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो दैट पार्ट इज आल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ एसेट्स, और उसको हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे। पासेज ऑफ द टाइम, टाइम खत्म हो गया उसका,
अब उसका यूज ही नहीं रह गया हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो गया हमारे लिए उसकी वैल्यू, तो उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई ये पूछता है कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या हो सकते हैं, तो नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स, जैसे हमने यूज किया, वियर एंड टियर मींस यूज ऑफ द एसेट्स, ऑब्सोलेट हो जाना, टाइम पास आउट हो जाना। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू खत्म होती है, डिक्लाइन करती है, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। नाउ नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या आवश्यकता है इसकी? एक कंसेप्ट अकाउंट्स के अंदर है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट्स। ये मैचिंग कंसेप्ट बिगनिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जहां से अकाउंटिंग शुरुआत होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। जब तक हम इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, यू कांट फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग नॉर्म्स। मैच कराना, क्या मैच कराते हैं, मैचिंग कंसेप्ट क्या कराता है, ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस for the same year match for find out the true and fair profit। जितना भी रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है, और उस रेवेन्यू जनरेट होने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को जब रेवेन्यू से मैच कराएंगे, और फिर जो डिफरेंस आएगा दैट बिकम द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब सोच के देखो कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मशीन जो काम किया, मशीन का जो लॉस हुआ, वो मशीन का लॉस क्यों हुआ था? मशीन के यूज करने से उसकी वैल्यू जो कम हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि मशीन हमें प्रोडक्ट बनाने में या बिजनेस करने में सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट से हमने क्या किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था। तो जब रेवेन्यू हम ले रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस हैं उसे भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का हमें अकाउंट्स में चार्ज करना जरूरी हो जाता है। अगर हम डेप्रिसिएशन को सही सही चार्ज नहीं करेंगे, तो हमारा सही प्रॉफिट और ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट जो होता है वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, ये भी हमारा एक कंसेप्ट ही है। ये अकाउंट्स में हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे कंसेप्ट्स को फॉलो करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में चार्ज करने पड़ेंगे। Now, the method of depreciation. बहुत सारे methods हैं as per the accounting standards, but popularly there are two methods used in the practice और academic। अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी, चाहे वो बीकॉम के लेवल पे हो या 11th के लेवल पे हो, only the two methods in your syllabus, one is called SLM and another is called WDB। फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। WDB का फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका दूसरा नाम भी होता है, समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज करते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका तीसरा नाम भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्टेप लाइन मेथड का भी दूसरा नाम है, दैट इज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो दो पॉपुलर मेथड हैं जिससे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करेक्टली फाइंड आउट करते हैं, कितना डेप्रिसिएशन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज करेंगे। क्योंकि जब तक सही सही अमाउंट्स हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो फिर चार्जिंग जो आपकी होगी, अगर गलत अमाउंट चार्ज कर देंगे, तो जो कंसेप्ट हम पीछे भी देखे थे कि ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना, वो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट नहीं निकलेगा, हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। अब ये दोनों तरीके, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को ये फ्रीडम होता है कि दे अडॉप्ट द मेथड एज ही विश, एक्सेप्ट अगर कोई स्पेशल लॉ उसको कंपेल नहीं करता है तब। तो कोई भी बिजनेस एसएलएम से भी निकाल सकता है, WDB से निकाल सकता है। इन फ्यूचर्स आपने देखा कि लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें कि
अगर कोई मेथड चेंज करना चाहता है, जैसे सपोज लो कि आज किसी कंपनी में किसी बिजनेस ने एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 to 5 years द मैनेजमेंट वांट टू चेंज द मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो हम लेटर पार्ट में देखेंगे कि कैसे उसके इफेक्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर जो ये मेथड है, इस मेथड से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, हाउ टू कैलकुलेट। सबसे पहले एसएलएम की बात करें, यहां पे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड्स में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। अब सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बिजनेस ने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज ₹1 लाख। अब इसको इंस्टॉलेशन एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ मशीन ₹10,000। 1 लाख रुपए का मशीन परचेज हुआ, मशीन को फैक्ट्री तक लाने में, उसको इंस्टॉल करने का खर्च 10,000 रुपए का है। मशीन का जो लाइफ है एज पर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मशीन 5 years. After 5 years, it is assumed that the scrap value or residual value, 5 साल के बाद जो मशीन काम करने लायक नहीं रह जाएगी, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू या उसे हम रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, वो सपोज कीजिए कि 10,000 रुपया हो गया, वो कवारी के पास 10,000 में जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सच मशीन? सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन गलतियां होती हैं स्टूडेंट से। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स प्लस ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू सच एसेट्स। इसका मतलब कि उस एसेट्स को, उस मशीन को या उस डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स को आप बिजनेस में यूज करने से पहले उसके ऊपर जो जो एक्सपेंडिचर्स करेंगे ऑल आर द इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब यहां पे देखिए 1 लाख रुपए का मशीन था, 10,000 रुपया उस पे इंस्टॉलेशन और कैरिंग कॉस्ट था, तो हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगा वो होगा 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू एज पर द एग्जांपल हमने लिया 10,000 रुपया डिवाइडेड बाय लाइफ दिया हुआ है हमें 5 years, that means ₹20,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। ये जो अमाउंट निकलता है वो पूरे 1 साल का निकलता है। अब यहां पे 2 चीज ध्यान देने की बात है। समटाइम्स क्वेश्चंस में गिवन होगा कि डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स एंड डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स। तो पहले साल में, जिस साल में एसेट्स आपने एक्वायर्ड किया है, उस साल में जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो जिस दिन से एसेट्स का हमने यूज शुरू किया है वहां से होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का होगा, चाहे वो प्रॉपर्ली यूज हो या नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस नहीं गिवन है तो हम पूरे साल का वैल्यू ले लेंगे, यानी कि जिस दिन परचेज हुआ हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उसी दिन से वो यूज हो गया। अगर डेट नहीं गिवन है तो हम पूरा 1 साल ले लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस में डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स, डेट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स दोनों गिवन है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो उस केस में जिस दिन एसेट्स यूज होना शुरू हुआ पहले साल, उस डेट से
अकाउंटिंग ईयर एंड होने का जो डेट होगा सिर्फ उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली 20,000 रुपये का। अब ये एसेट सपोज करो कि फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर हमारा था 1920 में 1 अक्टूबर 2019 को ये मशीन परचेज हुआ था, बट द बिजनेस स्टार्ट टू यूज द एसेट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। अगर इतनी सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, स्टार्ट डेट टू यूज ऑफ एसेट्स, तो इस केस में हम 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 3 महीने ये एसेट्स यूज होगा। सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे 20,000 इज द whole year's depreciation divided by the 12, that means we calculate the amount of depreciation for 1 month and multiply the number of month used, that means 3. That means the first year the depreciation amount charged on the books of account is 5,000 only. For the next year full amount charged. अब ऐसे में पहले साल में जैसे हमने एग्जाम्पल पुट किया उसके हिसाब से 5,000 ले लिए, तो दूसरे साल में कितना होगा? दूसरे साल में पूरा का पूरा 20,000 ले, फिर तीसरे साल में 20,000। नाम से यह स्पष्ट है, अगर इसका दूसरा नाम देखेंगे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि जो एक बार हमने अमाउंट निकाल लिया वही अमाउंट एवरी ईयर हम इस पे चार्ज करते जाएंगे, और इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला गया है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि इसमें जो हम फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन सपोज कीजिए 1 लाख रुपए है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है हमें 10% का। तो फॉर द फर्स्ट ईयर अगर पूरे साल यूज होता है तो 1 लाख का 10%, 10,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नाउ। और ये 1 लाख का था हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट साल में आपने 1 लाख रुपए में परचेस करके लाया था। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो हमारा जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा दैट इज द प्रीवियस ईयर कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 90,000। अब फिक्स रेट है हमारा 10%, तो 9,000 है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। सिमिलरली जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू हमारा हो जाएगा 90,000 माइनस 9,000 दैट इज 81,000, और इसका 10% हो जाएगा 8,100 एंड सो ऑन।